जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सबा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हमको अगेन 3 इक्वेशन दी गई हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व करा था। और इन इक्वेशन में खास बात यह है कि राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है। इसका मतलब इन इक्वेशन का जो पैटर्न है वो क्या होगा, Ax = B1 टाइप का होगा, है ना। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज ये नया क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आईएमपी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और देखिएगा बोर्ड के ऊपर, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हमको दी है तो हमें उस इक्वेशन को वी आर गिवन करके उतार लेना चाहिए, बोर्ड पर फिर से लिख लेना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे वी आर गिवन, है ना, यानी कि हमें दिया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2x - y + 3z = 9, फिर x + y + z = 6, फिर क्या दिया है, x - y + z = 2। ये हमें एक समीकरणों का निकाय यानी कि एक सिस्टम दिया है। इसको बोलते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें समीकरणों का निकाय बोलेंगे, और इंग्लिश में बात करें इक्वेशन ऑफ सिस्टम बोलेंगे, है ना। यानी इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमको दी गई हैं वो किस तरह की है, किस पैटर्न की हैं। जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये इक्वेशन Ax = B1 टाइप की है। तो ठीक है, हम इसको लिख देते हैं और फिर आगे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे विच, है ना, विच इज लाइक एज, यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं किसकी तरह हैं, वो ऐसी हैं। देखिए आप, Ax = B1 की तरह पर है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सटेंडेड मैट्रिक्स, है ना। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी आव्यूह ए का संवर्धित आव्यूह, यानी इसका विस्तार आव्यूह क्या होगा वो हम लिख रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम कैपिटल B = A such that B1। ये इसका फार्मूला होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि A का मतलब क्या होता है। A का मतलब यहाँ पर होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि गुणांक आव्यूह। गुणांक आव्यूह क्या होता है, 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक आव्यूह। और जो B1 आप यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है 9 6 2। तो अब हम ये सारी चीजें सिस्टमेटिक लिख के आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आगे की प्रोसेस बढ़ाई यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर B लिखा हुआ है ना। और अब आप A की वैल्यू रखेंगे। A की वैल्यू क्या है, अभी हमने बताया था आपको, ये है आपका 2 1 1। देखिए 2 1 1, फिर कितना है, फिर आपका -1, फिर 1, फिर -1 दिया है। अब आप देखिए 3 1 1, कितना है यहाँ पर, 3 1 1। ये हमने एक ही वैल्यू लिख दी, यानी कि हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जो जितने भी नंबर थे वो लिख दिए हैं, वैल्यू से रख दी है हमने। अब हम सच दैट लगाते हैं, सच दैट, है ना। हमको B1 की वैल्यू दी 9 6 2, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 6 2, ये हमने लिख दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो जहां तक हो सके आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो 1 बड़ी आसानी से यहाँ पर आ जाएगा अगर हम रो 1 और रो 2 की पोजीशन बदल दें, यानी रो 2 को रो 1 की जगह पर, है ना, और रो 1 को रो 2 की जगह पर कर दें, तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे R1 रिवर्सिबल, यानी कि इंटरचेंज कर रहा है ना, R2, यानी R1 और R2 की स्थितियां बदल रही हैं, पोजीशन बदल रही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम्प्लाइज आगे बढ़ाएंगे, B इक्विवेलेंट का साइन आ जाएगा क्योंकि हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। आ जाएगा 1 1 1, सच दैट 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 -1 3, सच दैट 9 हो जाएगा। ये 1 -1 1 और 2, हमने रो 1 और 2 की स्थितियां बदल दी हैं। इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पर 1 आ गया। ये एक तरीका है सॉल्व करने का।
अब आपको करना क्या चाहिए, इस रो वन की मदद से, है ना, क्योंकि ये मेथड ये कहती है कि डायगोनल, ये देखो ये डायगोनल दिख रहा है 1 -1 1, उसके नीचे के एलिमेंट 0 करना है। तो हमने रो वन को सबसे ऊपर लिख दिया है यहाँ पर। अब हम इस पूरी रो में, यानी रो नंबर 1 में 2 का इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो 2 0 बड़ी आसानी से हमें मिल रहा है। इससे ये फायदा हुआ हमें, इनकी जो पोजीशन हमने बदली ना, इससे ये फायदा हुआ हमें। तो क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम पूरी रो को R1 को 2 से इंटू करेंगे, है ना, और R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो ऑपरेशन लिख देते हैं अपन, ये हो जाएगा आपको, पहले हम R2 में लगा देते हैं। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम प्यारे बच्चों, R2 - 2R1, ये तो पहला ऑपरेशन हो गया। और ये ऑपरेशन लगाना अपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है ना। और R3 में क्या लगा देते हैं अपन, है ना, R3 में बड़ा सिंपल सा है, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं ना, तो R3 में से R1 को माइनस कर देंगे। एम्प्लाइज बढ़िया हमारा चल ही रहा है, बी इक्विवेलेंट का साइन लगा दिया। अब ये देखिए हमारी रो नंबर 2 और रो नंबर 3 बदल रही है। रो 1 में तो कोई अंतर हो नहीं रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो जैसा वैसे लिखेंगे हम, 1 1 1 सच दैट 6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आप इस रो 1 में 2 का इंटू हो गया, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 में से 2 का कितना में आएगा 0। अब यहाँ 2 आएगा, है ना, तो -1 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर -3, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 का कितना बचा 1, ये हो गया सच दैट। इस 2 का इंटू यहाँ हो रहा है 12 हो जाएगा। तो 9 में से कितने जाएंगे 12, कितना बचेगा -3, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है हमारा, 9 में से -12 कर रहे हैं अपन, है ना। अब देखिए ये तो बड़ा सिंपल था, 1 में से 1 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। -1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों -2। 1 में से 1 चलेगा, कितना हो गया 0 सच दैट। और 2 में से 6 जा रहा है ना, तो कितना बचा -4, कितना बच गया प्यारे बच्चों -4। ये होगी बात, समझ आ गई आपको। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रो नंबर 2 में 3 2 बार आ रहा है, यानी इस पूरी रो को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि यूं कहें कि हम -3 से डिवाइड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से रो नंबर 3 को अगर हम देखें तो -2 से डिवाइड कर दें, रो यहाँ पर -3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर -2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा नंबर हमारे कम होते चले आएंगे। तो क्या होगा, है ना, नंबर जितने कम होंगे उतना फायदा है हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 को हम -1/3 कर रहे हैं, यानी कि -3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और R3 को किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने बताया था, R3 को डिवाइड करेंगे -1/2 से ना, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है और यहाँ पर ऑड नंबर है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा, बढ़िया चल रहा है। अब अभी भी हमारा R1 बदल नहीं रहा है, तो जैसा वैसे लिख देंगे, ये हो गया 1 1 1 सच दैट 36 लिख देंगे। अब हम इस पूरी रो को R2 को -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ 1 आना ही है, यहाँ आएगा -1/3, यहाँ पर आएगा -1/3 और सच दैट, यहाँ कितना आएगा वापस 1 आएगा, कितना आएगा 1 आ गया। इस पूरी रो को R3 को हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 0 और सच दैट, और यहाँ पर आएगा 2 प्यारे बच्चों, ये आ गया 2। अब हमें क्या करना रहता है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें हमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करना रहता है। तो देखिए ये 2 एलिमेंट 0 हो गए और तीसरा एलिमेंट भी 0 होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम R3 में से R2 को माइनस कर दें तो ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑपरेशन अब हम लगाएंगे R3 में, क्या हो जाएगा, ये R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 - R2, यानी कि रो नंबर 3 में से रो नंबर 2 को माइनस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा कैसे होगा, ये हमारा बढ़िया चल रहा है ना। ये हो जाएगा 1 1 1 सच दैट 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपका 0 1, ये हो गया -1/3 सच दैट, और ये 1। तो R3 में से जब R2 को माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और 0 में से ये जाएगा, कितना जाएगा प्लस का 1/3 बचेगा सच दैट, और 2 में से 1 गए, कितने बच्चे 1 बचा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहे कितने ही प्रयास कर लें, कोई खास अंतर नहीं आने वाला है अब इस मैट्रिक्स में, क्योंकि हमें हमारा जो उद्देश्य था डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 करना वो हम कर चुके हैं। अब बस हमें ये देखना है कि ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वाला ये A चल रहा है ना, और ये पूरा सिस्टम
बी चल रहा है, यानी कि विस्तार आव्यूह या आप ऐसा कह सकते हैं संवर्धित आव्यूह चल रहा है। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ओवरऑली बिना इसको सॉल्व करे कि इसकी रैंक मतलब ए की रैंक जो है 3 आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर छुपा दें ना, इसको हम छुपा दें तो ये ए है, तो यहाँ पर पूरी रो 0 नहीं है, इसलिए इसकी रैंक कितनी आएगी? यहाँ पर 3 आएगी। इसी तरह से पूरी इस रो को भी देखें तो यहाँ पर भी पूरी रो 0 नहीं है, इसलिए बी की रैंक भी कितनी आने वाली है? यहाँ पर 3 आने वाली है। तो जब रैंक ए और बी की इक्वल है तो हमारी जो इक्वेशंस होंगी, जो इक्वेशन हमको दी गई हैं, ये कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि संगत होंगी। कंसिस्टेंट होने के साथ साथ एक बात और यहाँ पर पता चल रही है हमको कि जो रैंक आ रही है दोनों की वो 3 आ रही है, और हमारे पास अननोन प्रॉपर्टीज यानी कि अज्ञात राशियां कितनी है? 3 है। क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू हमको पता नहीं है, वाई की वैल्यू हमको पता नहीं है, जेड की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो दोनों आव्यूह दोनों मैट्रिक्स की रैंक 3 आ रही है, और 3 ही हमारी अननोन प्रॉपर्टीज यानी कि अज्ञात राशि है। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन आने वाला है वो हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, पूरी कंडीशन लिखते हैं। अब आप देखिएगा बोर्ड पर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये आपका पूरा एक्सटेंडेड मैट्रिक्स है, दोनों की रैंक 3 आ रही है। हम इसमें यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर? हम बहुत आसानी से लिख देंगे यहाँ पर, इट इज क्लियर दैट, है ना, रैंक ऑफ ए यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और एक्सटेंडेड मैट्रिक्स यानी कि रैंक ऑफ बी दोनों कितनी 3 आ रही है। ये रैंक 3 क्यों आ रही है हम आपको पहले बता चुके हैं, और हमारे पास 3 अननोन प्रॉपर्टी यानी अज्ञात राशि, यानी कि जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में हम यूपी बोल रहे हैं, अननोन प्रॉपर्टी के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इक्वेशंस दी गई हैं हमको ना, है ना, गिवन इक्वेशंस, जो हमारी इक्वेशंस हैं और कंसिस्टेंट, यानी क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं इस वर्ड को संगत, यानी जो हमको इक्वेशन दी गई है वो संगत होंगी। हम देयरफॉर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सो, है ना, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। जब ये कंडीशन पास होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, जैसा आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों सेम और वो यूपी की इक्वल है, यानी कि अननोन प्रॉपर्टी के बराबर है, जिसको हम अज्ञात राशि बोलते हैं हिंदी में, तो हमारी इक्वेशन संगत होंगी, कंसिस्टेंट होंगी और यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय सॉल्यूशन निकलेगा। तो जब अद्वितीय सॉल्यूशन निकल रहा है तो उस सॉल्यूशन को हमको निकालना भी पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह का पैटर्न का है, एक्स इक्वल टू b1 टाइप का, है ना। तो हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि ये जो पैटर्न है ए हमारा पूरा बदल चुका है, एक्स हम जानते हैं एक्स वाई जेड होगा, b1 भी हमारा पूरा बदल चुका है, उसको हम यहाँ पर लिखें। ए देखते हैं कितना हमारा, है ना, ए हमारा हो गया है 1 0 0, देख लीजिए आप, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका 1 1 0, है ना प्यारे बच्चों, बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। फिर हमारे पास 1 -1/3 और 1/3 कितना है? यहाँ पर 1 है, -1/3 है और 1/3। देखिए ये पूरा हमने ए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ए लिखा है, तो हमने ये लिख दिया बड़ी आसानी से। एक्स तो आप क्वेश्चन में देख ही पा रहे हैं, एक्स में जो वेरिएबल है वो हमारे एक्स वाई जेड है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। और इक्वल में देखिए आप यहाँ पर इक्वल में b1 है और हमारा b1 भी पूरा बदल चुका है, 6 1 और 1 हो चुका है, 6 1 और 1 ये लिख देंगे हम। कितना हो जाएगा? ये जाएगा 6 1 1। अब प्यारे बच्चों कोई नई बात नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाती हैं ये आप अच्छी तरीके जानते हैं। इस रो का पहली वाली रो का इसका एलिमेंट होगा और 6 के इक्वल चला जाएगा, दूसरी वाली रो का इसका एलिमेंट होगा और 1 के इक्वल चला जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। और तीसरी वाली रो का इसका एलिमेंट होगा और 1 के इक्वल चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, है ना, आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? फिर आएगा एक्स, फिर आएगा प्लस का वाई प्लस का जेड। क्यों हुआ? क्योंकि 1 का इंटू एक्स में हुआ है, 1 का इंटू वाई में हुआ है, 1 का इंटू जेड में हुआ है। और अकॉर्डिंग टू रूल तो प्लस ही लगता है प्यारे बच्चों ना, अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपने इस रो का इस कॉलम में इंटू कर दिया और किसके इक्वल चला गया? ये चला जाएगा 6 के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। आप इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 आ रहा है, फिर दूसरा क्या आएगा? वाई, इस -1/3 का जेड इंटू होगा, कितना आएगा? माइनस का 1/3 इंटू में जेड और इक्वल किसके होगा? 1 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों। अब
तीसरी वाली रो का इसका एलिमेंट टू करेंगे ये वाले में, तब दो एलिमेंट तो हमारे 0 मिल ही रहे हैं। 1/3 का जेड में टू होगा, कितना आएगा प्लस का 1/3 और जेड ये हो गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 से जेड की वैल्यू 3 आ रही है, यानी आप यहाँ से जेड की जो वैल्यू निकाल रहा है वो 3 आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपने निकाली जेड की वैल्यू 3 आ रही है। फिर जेड की वैल्यू 3 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हमारे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड है ना इन इक्वेशन 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये y चल ही रहा है, ये माइनस का 1/3 भी चल रहा है, जबकि वैल्यू कितनी है 3, इक्वल टू कितना 1। तो बड़ी आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि 3 में को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही बचने वाला है। तो आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं y - 1 इक्वल टू 1, और ये माइनस का 1 इधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 + 1 यानी कि कितना है 2। तो यहाँ से आपने क्या वैल्यू निकाली, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली 2। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। अब आप y की और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फर्स्ट से जब आप किसकी वैल्यू रख रहे हैं, y की वैल्यू रख रहे हैं और z की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें x से पता नहीं है, x y की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, प्लस का 2, और z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई है, कितना हो गया प्लस का 3 और इक्वल में कितना 6। अब वो बड़ी आसानी से आप जानते हैं कि जब 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यानी हो जाए x + 5 = 6। और बच्चों आप जानते होंगे 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ हो जाएगी 1। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की निकाल दी, z की वैल्यू निकाल दी। ये इस पूरे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 आई है, y की 2 आई है, z की 3 आई है। इन वैल्यूज के अलावा कोई सा भी नंबर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। इस तरह से हम प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।